आज का हमारा टॉपिक है हंसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हंसनबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, प्रिंसिपल आप समझते हो। तो अनसर्टेनिटी का मतलब देखते हैं क्या होता है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है चेंज, और इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करता है। यानी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और है और हमारे पास कोई दूसरी वैल्यू आई है, तो इन दोनों वैल्यू के बीच में जो भी चेंजेस आया है उसी को अनसर्टेनिटी कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? वेरी गुड। यानी एग्जैक्ट वैल्यू से कोई दूसरी वैल्यू है हमारे पास, तो उसी वैल्यू में जो चेंजेस आए हैं तो हम क्या बोल सकते हैं उसके लिए वर्ड है अनसर्टेनिटी। तो अब ये प्रिंसिपल कहता क्या है ये देख लेते हैं। ये प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन के बारे में कहता है। किसके बारे में कहता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में। यानी ये कह सकते हो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में कहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा है और छोटे छोटे पार्टिकलों को हम माइक्रोस्कोप पार्टिकल कहते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये प्रिंसिपल है। आगे भी बात करेंगे कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही क्यों है ये। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उसी टाइम एग्जैक्ट मोमेंटम, यानी दोनों को साइमल्टेनियसली यानी इकट्ठा एक ही समय पर हम कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। इनको डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। किसको डिटरमाइन करना? कि एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है और उसी समय इसका मोमेंटम कितना है, दोनों को इकट्ठा हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऐसा इम्पॉसिबल है। तो ये बताया इस प्रिंसिपल ने। लग गया पता? 2 नंबर आपके पक्के हो गए। अगर सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दोगे तो ये डेफिनेशन पूछते हैं। हंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या? ये हमें ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते। इनको डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। और फार्मूला भी दिया है साथ में, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों साइन है तो दोनों को बोलोगे ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एच कांस्टेंट है यहाँ पे, 4 पाई भी कांस्टेंट है, तो ये कंप्लीट वैल्यू हमारी कांस्टेंट आ जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे जो डेल्टा है, आपको बताया ना, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। एक्स यहाँ पोजीशन के लिए है, पी यहाँ मोमेंटम के लिए। तो डेल्टा एक्स क्या हुआ? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, उसकी पोजीशन में कितना चेंज आया है, कितनी वैल्यू चेंज हुई है वो बता देंगे। डेल्टा पी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और मोमेंटम वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्या होता है मोमेंटम, देख लेते हैं। मोमेंटम को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम है क्या? कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रिजल्टेंट है। किस किस का रिजल्ट है? मास का और वेलोसिटी का। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, 9.11 इंटू 10⁻⁻31। याद रख लेना यार, ये चीजें तो याद रखते हैं। तो ये मास है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन हम उस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि कहाँ पर बैठा है या खड़ा है, क्या कर रहा है, उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन देखना चाहते हैं। तो देखने के लिए हमें आंखें तो चाहिए, साथ में लाइट चाहिए जो उसके ऊपर पड़े और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख में आए, तब जाके हमें वो इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन आराम से बैठा था, हमने क्या किया, जैसे इसके ऊपर लाइट डाली तो लाइट से एनर्जी गेन करके अपनी वेलोसिटी बढ़ा लेता है। यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब ये यहाँ से मूव करेगा तो क्या हमें इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। और इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया। जब वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, यानी वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ गई, तो फिर मास के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो p की वैल्यू में भी चेंज आ गया, p की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो चेंज को हम क्या कहते हैं? डेल्टा। तो नया हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। मास की वैल्यू वही रहेगी, चाहे इसकी वेलोसिटी कम हो या ज्यादा हो। मास थोड़ी ना चेंज होगा इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। कब? जब हम इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे। लाइट इंसिडेंट होते ही इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है, और इसीलिए हम डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं? एम डेल्टा वी। तो नेक्स्ट फार्मूला के अंदर हम डेल्टा पी की वैल्यू क्या रखेंगे? एम डेल्टा वी। बाकी एज इट इज है। क्लियर? डेल्टा पी की जगह एम डेल्टा वी आप रख सकते हो। तो ये फार्मूला आ गया। अब एम यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल से इस साइड आकर के क्या हो जाता है, वो डिवाइड में हो जाता है।
तो इस प्रकार फर्स्ट फार्मूले से हम सेकंड बना सकते हैं। सेकंड में m की वैल्यू इक्वल से अपोजिट साइड लेकर के थर्ड फार्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए एक चीज और, आपको मोमेंटम थोड़ा सा और बता देते हैं। जब जिक्र आ ही गया है तो कर लेते हैं, है ना। 5 सेकंड में क्या हो जाएगा हमारा। मेरे पास एक बॉल है बड़ी सी, फुटबॉल बोलते हैं इसको, और एक छोटी सी बॉल है जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं। दोनों की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। क्रिकेट बॉल की स्पीड भी 20 किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम स्पीड से चल रही है। और सामने आपको खड़ा कर दिया जाए, एक बार तो फुटबॉल के सामने खड़ा कर दिया आपको, और एक बार आपको क्रिकेट बॉल के सामने खड़ा कर दिया, तो दोनों में से कौन सी बॉल को आप इजीली कैच कर पाओगे। वेरी गुड, क्रिकेट बॉल को आसानी से कैच कर लोगे। इसको कैच करना मुश्किल हो जाएगा, क्यों। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी तो सेम है, v की वैल्यू तो सेम है, लेकिन मास की वैल्यू फुटबॉल के लिए ज्यादा है। जब मास की वैल्यू फुटबॉल के लिए ज्यादा है तो इसका जो मोमेंटम होगा p होगा, वो भी ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उसको पकड़ना उतना ही मुश्किल होगा। क्लियर। यानी मोमेंटम अलग से कुछ भी नहीं है। अगर हमें किसी सब ऑब्जेक्ट का मास पता है, उसको वेलोसिटी पता है, दोनों की प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो लीनियर मोमेंटम, अगर वो सर्कुलर में है तो क्या हो जाएगा, वो एंगुलर मोमेंटम। बस, अब यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना, हम उसका रिप्लाई यानी आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। और हाँ, अगर अब तक भी आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे ये कहता है कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल लेते हैं तो डेल्टा पी की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। कैसे। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जो डेल्टा एक्स है और डेल्टा पी है, ये कांस्टेंट के इक्वल है, यानी इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट वैल्यू हम यहाँ पे 200 मान के चलते हैं। h/4 पाई की वैल्यू जो आई है वो कांस्टेंट, एक वैल्यू तो लेके चलनी पड़ेगी। पता नहीं मैंने 200 क्यों लिया, बस ले ली। अब जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है मैं उसको मान के चल रहा हूँ कि 20 है, तो 200 लाने के लिए जो डेल्टा पी की वैल्यू है वो 10 लेनी पड़ेगी। क्लियर। अब यहाँ पे ये याद रखना, ये है डेल्टा एक्स और ये है डेल्टा पी, और ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू को कम कर देते हैं, क्या ना, डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल करेंगे तो क्या होगा, हमें 200 चाहिए, तो इसके लिए फिर डेल्टा पी की वैल्यू लार्ज रखनी पड़ेगी, तो ये आ गई 20। तो उसने यही बोला, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल होगी तो डेल्टा पी की वैल्यू लार्ज हो जाएगी, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें कांस्टेंट रखना है। आप इसको बिल्कुल कम कर दीजिए, 20 से 10 पे आए, हम इसको 1 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 200। देखिए इसकी वैल्यू और ज़्यादा लार्ज हो गई, यानी जैसे एक की वैल्यू आप कम करोगे तो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी। हम इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब डेल्टा पी की वैल्यू 4 हो जाएगी, तब जाके हमारे पास कितना आएगा, 200 आएगा। तो सेकंड में ये कहता है, अगर डेल्टा पी स्मॉल ले लिया, तो डेल्टा पी हमने स्मॉल ले लिया तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्लियर। अब यहाँ पे जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, ध्यान देना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक तो ये जो आपको समझाया है ये सीबीएसई एग्जाम में आता है, यानी +1 के सिलेबस में है, तो पेपर में ऐसे पूछेंगे। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव की बात करें, नीट जेई की बात करें, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछते। उसमें आपसे क्या पूछेंगे कि अगर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हो किसकी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो ये याद रखना है आपने। अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता हो तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल होगी। स्मॉल क्यों, यानी हाई एक्यूरेसी के लिए, पोजीशन की हाई एक्यूरेसी के लिए डेल्टा एक्स स्मॉल वैल्यू में होना चाहिए। अब ऐसे क्यों, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, हम एक नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6।
एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की ये है। फिर हमने किसी दूसरे दोस्त को बोला इलेक्ट्रॉन को फटाफट देख भाई, तब तक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये आ गई। फिर तीसरे बंदे ने देखा तब तक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये आ गई। फिर चौथे बंदे ने देखा तब तक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये आ गई। ठीक है, यानी मैंने जब ये देखा था, मैंने यहाँ देखा था। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, पहला स्टूडेंट कह रहा है सर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये है। फिर दूसरे स्टूडेंट से पूछा, वो बोला कि सर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये है। तो मैं इन दोनों में से किसे एक्यूरेट बोलूंगा, क्योंकि एक के नजदीक ये है तो मैं इसको एक्यूरेट बोल लूंगा। क्लियर, ये इससे दूर चला गया तो चेंज की वैल्यू, चेंज कितना है, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आया, डेल्टा 1 आ गया। और यहाँ पे इसने क्या बोला 5, तो 5 जो दूसरा स्टूडेंट था उसने बोला इलेक्ट्रॉन की पोजीशन 5 पे है, तो 5 माइनस 1 डेल्टा की वैल्यू क्या है 4। तो डेल्टा की वैल्यू जो स्मॉल होगी वो हाई एक्यूरेट होगी। यानी एग्जैक्ट तो हम बता ही नहीं सकते, ये बात तो आप मन से निकाल ही दोगे। एग्जैक्ट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन हम बता ही नहीं सकते। क्लियर, अकॉर्डिंग टू हंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अब समझ में आ गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर स्मॉल है तो हाई एक्यूरेसी ऑफ पोजीशन है, अगर डेल्टा पी की वैल्यू स्मॉल है तो हाई एक्यूरेसी ऑफ वेलोसिटी या फिर मोमेंटम है। क्लियर, अब ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास ये जो फार्मूला आया है, अब हम इसमें m की वैल्यू पुट करके देखते हैं। m की वैल्यू 2 केस में पुट करेंगे हम। एक पुट करेंगे किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, दूसरी वैल्यू पुट करेंगे हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। अगर हम मास की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर -6 पर किलोग्राम यानी किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के यूज करते हैं जहां पे m की वैल्यू लार्ज होगी, तो उस केस में डेल्टा v और डेल्टा x की वैल्यू एक्सट्रीमली स्मॉल आती है और उस वैल्यू की कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कैसे, जैसे ऊपर जो है ये तो कांस्टेंट ही है, m क्या है इसके डिवाइड में है, तो h की वैल्यू हम 1 मान के चलते हैं और इसकी वैल्यू लार्ज वैल्यू ले लेते हैं हम। ठीक है, 1000 वैल्यू ले ली, तो डेल्टा v और डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 0.001, ये वैल्यू आई है। तो ये वैल्यू स्मॉल वैल्यू है। देखते हैं, कंपेयर करेंगे माइक्रोस्कोपिक के साथ। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास है ये वाला 9.11 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg। तो यहाँ पर इस m की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -31 है, इसका मतलब क्या है, जो ये वैल्यू है बिल्कुल लो वैल्यू है। तो जब हम लो वैल्यू को नीचे पुट करते हैं तो लो वैल्यू कौन सी होगी, तो लो वैल्यू हम सिंपल 1 ही पुट कर देते हैं। चलो, तो आंसर हमारा क्या आएगा 1, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये वैल्यू आती है और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये वैल्यू आती है। तो जब हम इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यू ग्रेटर है और बहुत लार्ज वैल्यू है एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जो वैल्यू आती है वो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इस वैल्यू को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये जो प्रिंसिपल है हंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए नहीं है। क्लियर, तो लास्ट में जो ये लाइन निकल के आई है, ये निचोड़ ये आया है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में हाई एक्यूरेसी चाहिए तो फिर लोअर एक्यूरेसी होगी उसकी वेलोसिटी के अंदर, एंड वाइस वर्सा, यानी उल्टा हो जाएगा। अगर हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए वेलोसिटी के अंदर तो फिर लोअर एक्यूरेसी हो जाएगी पोजीशन के अंदर। इसका मतलब समझे कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन पता लग गई तो फिर हमें उसकी वेलोसिटी का नहीं पता लगेगा। अगर हमें एग्जैक्ट वेलोसिटी का पता लग गया कि कितना है तो हमें एग्जैक्ट उसकी पोजीशन का पता नहीं लगेगा। क्लियर, अब जो सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रिंसिपल का, यानी किन किन चीज़ों के बारे में हमें फ़ायदा हुआ इस प्रिंसिपल को पढ़ने के बाद। एक तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते थे, रिवॉल्व करते थे, ऐसा नहीं है, यानी उनका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है। क्यों, क्योंकि जब उनकी एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं है, लोकेशन ही नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री है वो भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्लियर,
अब इसने बताया कि जब हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता कर सकते तो फिर क्या पता कर सकते हैं। उसने बताया हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, और वो भी किसका, संभावना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकता है एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर, और उस रीजन को नाम दे दिया ऑर्बिटल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब आपके बारे में पता करना है, अब कितना टाइम हुआ है, मान लेते हैं रात के 10 बजे हैं, तो रात के 10 बजे आप अपने घर पे होगे, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं है, आप छत पे हो, ग्राउंड फ्लोर पे हो, फर्स्ट फ्लोर पे हो, या फिर बालकनी में हो, ठीक है। एग्जैक्ट रीजन तो नहीं है, लेकिन गलत भी नहीं है, यानी हाईली एक्यूरेसी नहीं है इसके अंदर, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन भी नहीं है। तो इसके अंदर हाई एक्यूरेसी थोड़ी है, आप कहीं पे भी हो सकते हो, लेकिन है इस रीजन के अंदर, ये प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है आज आप पार्टी में गए हो, ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है कि आप रोड पे चलते हुए ये वीडियो देख रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी, लेकिन जनरली क्या हो सकता है कि आप घर पे बैठ के आराम से इस वीडियो को देख रहे हो, ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है कि किस रीजन में होगा, तो उस रीजन को हम ऑर्बिटल कह देते हैं। क्लियर, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया कि हम एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं बता सकते, लेकिन किस रीजन में है उसकी प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तीसरा इसने बताया जो अभी बात की थी, कि जो हंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, क्लियर, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये था हमारा हंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।